हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। इस साल आरपीएफ एसआई 2024 का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 2 दिसंबर से। आपकी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं आरपीएफ एसआई 2024 जीके जीएस का रैपिड रिवीजन सेशन। और आज का ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। इस सीरीज का बाकी सब पार्ट्स आने वाले वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे, सो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, बिकॉज यहाँ पे डिस्कस किए गए हर एक प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन है हनुमान, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी अयप्पा या फिर ऑप्शन डी पशुपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुपति। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हड़प्पा के लोग मंदिर में देवता का पूजा नहीं करते थे। उनका मुख्य या फिर प्रमुख पुरुष देवता कौन थे? पशुपति महादेव, जिनको लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता था। पशुपति महादेव के एक पॉइंट रिगार्डिंग एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके राइट साइड में हाथी, बाघ और लेफ्ट साइड में राइनो और बुल थे, और इनके नीचे बोथ साइड में 2 डियर थे। हड़प्पा के पीपल मदर गॉडेस लिंगम और योनि पूजा में विश्वास रखते थे, या फिर पीपल ट्री, हाम्ड बुल और वन हॉर्न यूनिकॉर्न को भी ये लोग मानते थे, और डोव या फिर पिजन मतलब कबूतर को भी ये लोग पूजते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुपति। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका इंग्लिश वर्जन 1,46,385 वर्ड्स लॉन्ग है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत में लागू हो गया। हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत का इंडिपेंडेंस या फिर स्वाधीन भारत का पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रह चुके हैं। भारतीय संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उनका चेयरमैन या फिर फर्स्ट चेयरमैन बोल सकते हैं, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। इनको भारत रत्न 1990 में मिला हुआ है और भारत के बाहर पहला भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स में पीएचडी डिग्री मिला हुआ था। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर द अनटचेबल्स, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। के एम मुंशी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का फर्स्ट चेयरमैन थे, के एम मुंशी। सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। टेम्पोररी प्रेसिडेंट कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट और टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे 2 दिन के लिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वाधीन भारत का पहला प्रेसिडेंट थे। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। 1950 से 1962 12 इयर्स तक भारत का प्रेसिडेंट रह चुके थे। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हो रहा था, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, प्रेसिडेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इनको बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, वेयर इज द पैथान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया? भारत में पैथन जलविद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के ऊपर और जवकवाड़ी डैम के ऊपर ये पैथान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र से पहले किस राज्य का गवर्नर थे? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महाराष्ट्र का टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 36। हाइड्रो पावर प्लांट्स कौन सा है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जिसको पोफाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी बोला जाता है। और ये किस नदी के ऊपर है? कोयना नदी के ऊपर है। राजस्थान का सीएम हो जाएंगे भजन लाल शर्मा, गवर्नर हो जाएंगे हरिभाव बागड़े। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का 50,
राजस्थान का कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स जैसे जवाहर सागर डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो चंबल रिवर के ऊपर है, माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट जो माही रिवर के ऊपर है। ठीक है। वेस्ट बंगाल का सीएम हो जाएंगे ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में 23। और वेस्ट बंगाल का कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट जैसे रम्मम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो रम्मम नदी के ऊपर है, जलढाका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जलढाका नदी के ऊपर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं भारत के अंदर। हाइड्रो पावर प्लांट्स कौन सा है उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट? रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो रिहांद नदी के ऊपर है, राजघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बेतवा नदी के ऊपर है, और मातातीला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो भी बेतवा नदी के ऊपर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स लोकेटेड? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी बार्सिलोना, ऑप्शन सी बैंकॉक या फिर ऑप्शन डी बसल। बीआईएस या फिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के बात करें तो एस्टैब्लिश हुआ था 1930 को। जीएम या फिर जनरल मैनेजर कौन है? ऑगस्टिन कार्स्टेंस। और ये किस लिए बनाया गया था? मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक्स को सपोर्ट करते हैं। कौन? बीआईएस। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेसल। बेसल कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। बर्लिन क्या है? ये जर्मनी का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है बर्लिन। बार्सिलोना स्पेन का एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। और बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। केरला के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे आना मूडी 16 नेशनल पार्क, मथिकित्तन 16 नेशनल पार्क, पेम्बडुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन केरला। आंध्र प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी या फिर रामेश्वरम नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे गुंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क या फिर नेशनल पार्क एंड मुकोटी नेशनल पार्क। कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे अंसी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? याद में रखिए केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क विद ए वायर्ड कनेक्शन? डैश नेटवर्क पर तार वाला कनेक्शन से कंप्यूटर को जोड़ने वाला सबसे आम तरीका है। ऑप्शन ए इथरनेट, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी लैन या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इथरनेट। ये है आपका इथरनेट केबल और इस केबल के द्वारा हम मोर देन वन डिवाइसेस को या दो डिवाइसेस के या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक कनेक्शन बहुत सारे डिवाइसेस में ऐसे कनेक्शंस यहाँ पर दिखाया गया है। और लैन केबल के द्वारा हम बहुत सारे डिवाइसेस को या फिर कंप्यूटर्स को या फिर हार्ड डिस्क को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इथरनेट। अगर वाईफाई का बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हिच कंट्री डज द सेलिब्रेटेड ऑथर एंड लीडरशिप स्पीकर रॉबिन शर्मा बिलोंग्स? प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व वक्ता रॉबिन शर्मा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। रॉबिन शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स याद में रखिएगा जैसे द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, या फिर रॉबिन शर्मा का मेगा लिविंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स याद में रखिएगा। अगर बात करें कनाडा के तो इसका कैपिटल हो जाएगा ओटावा, करेंसी हो जाएगा कैनेडियन डॉलर, पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेशनल गेम समर वाला हो जाएगा लैक्रोस और विंटर वाला आइस हॉकी। ब्रिटेन का कैपिटल हो जाएगा लंदन, करेंसी कौन सा है? पाउंड स्टर्लिंग, पीएम कौन है? केयर स्टारमर और नेशनल गेम है क्रिकेट। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड नेशनल गेम बेसबॉल। और भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली,
करेंट करेंसी है इंडियन रूपी, पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चलिए यहाँ पर आप भारत का जो नेशनल गेम या फिर राष्ट्रीय खेल, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इलेक्टेड बाय हुम, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो फर्स्ट हो जाएंगे सुकुमार सेन, ठीक है, और करेंटली या फिर 25th बोल सकते हैं, ये हो जाएंगे राजीव कुमार जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा था, तब किसानों को उज्जीवित करने के लिए ये स्लोगन दिए थे, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत का सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। इनको 1966 में भारत रत्न उपाधि मिला हुआ था, या फिर भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ था। इनको मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। इनको लाल बहादुर शास्त्री को। इंदिरा गांधी भारत का थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ठीक, इनका बर्थडे जो हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, किस डे के हिसाब से? नेशनल इंटीग्रेशन डे। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, और ये इंदिरा गांधी का बर्थडे को मनाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, और इनको 1971 में भारत रत्न मिला हुआ है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी इंदिरा गांधी को ही बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू, जो स्वाधीन भारत के पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनको 1955 में भारत रत्न उपाधि मिला हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। विश्व का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही है, और ये 597 फीट ऊंचा है, याद में रखिएगा। और ये स्टैचू कहाँ पर लोकेटेड है? नर्मदा रिवर के ऊपर, नियर सरदार सरोवर डैम, या फिर सरदार सरोवर डैम के पास। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वर रिसीव्ड बाय विराट कोहली एंड मीराबाई चानू इन सितंबर 2018? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विराट कोहली और मीराबाई चानू को सितंबर 2018 में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन सी ध्यानचंद अवार्ड, या फिर ऑप्शन डी अर्जुना अवार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर कौन है? विश्वनाथन आनंद, 1991-1992 में इनको मिला हुआ था। एकमात्र खिलाड़ी जिनको 2 बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है, इनका नाम कौन है? पंकज अडवाणी, एक बिलियर्ड्स में और एक स्नूकर्स में। 2023 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर कौन है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, दोनों को ही बैडमिंटन में मिला हुआ है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट के हिसाब से आप याद में रखिएगा, अब से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज होके हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज होके हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, याद में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है करंट के हिसाब से। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कोचेस को दिए जाते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? 1985। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा अवार्ड किस साल में स्टार्ट हुआ, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-1992 में स्टार्ट हुआ, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टार्ट हुआ। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड भारत का पहला या फिर हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर बोल सकते हैं स्पोर्ट्स का। ठीक है, ये 2002 में स्टार्ट हुआ। 2023 का विनर कौन है? कविता सेल्वराज, जिनको कबड्डी में मिला हुआ है। अर्जुना अवार्ड जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, ये 1961 में स्टार्ट हुआ।
ठीक है, 2024 का विनर कौन है क्रिकेट के अंदर? मोहम्मद सामी, याद में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, रतौंधी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। ये कौन सा डिजीज होता है इसकी कमी के कारण? नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया, याद में रखिएगा। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कम होने के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जिसका और एक नाम है सेलर्स डिजीज। और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है, जैसे कि बी1 का है थियामिन, और बी2 का है राइबोफ्लाविन, बी3 का है नियासिन। ठीक है, इसके कमी के कारण, जैसे कि बी1 के कमी के कारण बेरी होता है, बी3 के कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन भारत का प्रथम नागरिक है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी विधानसभा के सदस्य, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, याद में रखिएगा। ठीक है, अभी भारत का करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग टू व्हिच प्लेस? ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए सोची, ऑप्शन बी व्लादिवोस्तोक, ऑप्शन बी कलिनिनग्राड, या फिर ऑप्शन डी वोल्गोग्राड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्लादिवोस्तोक। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, विश्व का, याद में रखिएगा। 9289 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ठीक है, मैप में एक बार देख लीजिएगा, ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और यहाँ पर व्लादिवोस्तोक में एंड होता है। तो ये दो पॉइंट को जोड़ता है कौन? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्लादिवोस्तोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद इंडियन स्पेस प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी के सिवन, ऑप्शन बी ए एस किरण कुमार, या फिर ऑप्शन डी सतीश धवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट भारत का एंड मैथमेटिशियन थे। इनको सबसे ज्यादा ये पॉपुलर किस थ्योरी से हुए? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के रिलेटेड है। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, याद में रखिएगा। हमको तो 4 स्टेट्स पता है, बट फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट है, उसके रिगार्डिंग ये थ्योरी है, और इस थ्योरी के कारण ये फेमस हुए हैं। इनको 1954 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। के शिवन इसरो के 9 चेयरमैन हैं। इसरो का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए एस किरण कुमार इसरो का 8 चेयरमैन थे, इनको पद्मश्री 2014 में मिला हुआ था। सतीश धवन ये इसरो का 3rd चेयरमैन थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स इन इंडिया, याद में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स इन इंडिया कौन? सतीश धवन जी। इनको 1971 में पद्म भूषण और 1981 में पद्म विभूषण उपाधि मिला हुआ है। ठीक है, इनके नाम से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 2019? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा उपग्रह 2019 में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए IRNSS-2, ऑप्शन बी रिसोर्ससैट 2A, ऑप्शन सी एमीसैट, या फिर ऑप्शन डी GSAT-6A। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमीसैट। एमीसैट को डेवलप किया DRDO एंड इसरो ने। इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है? एमीसैट का लॉन्च व्हीकल कौन सा है? लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV C-45। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एमीसैट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था? इसको लॉन्च करने का मेन पर्पस क्या था? जैसे कि भारतीय आर्म्ड फोर्स है, जैसे इंडियन आर्मी है, उनके सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, भारतीय आर्मी का सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। IRNSS को भी डेवलप किया गया।
इसरो द्वारा। इसका लॉन्च व्हीकल का नाम है जीएसएलवी। जीएसएलवी का फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आईआरएनएसएस फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसको किस लिए बनाया गया? इसको बनाया गया रियल टाइम पोजीशनिंग और रियल टाइम सर्विस देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। रिसोर्सैट 2A जो इसरो ने डेवलप किया है, इसका लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV C36 और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और जी सैट को भी इसरो ने ही डेवलप किया। इसका लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV F08। जी सैट का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसको मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ इंडिया में को प्रोवाइड कराने के लिए इसको बनाया गया है। भारत के अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए GSAT 6A को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमीसैट। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड फॉल्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी यूरोप। अगर मैप में देखें तो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। याद में रखिएगा, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड और ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज? ब्राह्मो समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्राह्मो समाज का स्टैब्लिश किया था और 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी को पब्लिश किया था। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको नाम दिया था फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था या फिर एस्टैब्लिश किया था और 1893 में शिकागो पार्लियामेंट को अटेंड किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। बिपिन चंद्र पाल को बोला जाता है फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज का प्रतिष्ठा किए थे। इनको बोला जाता है द ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया। इनको स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मोहन रॉय। अंडर व्हिच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट सेट ए कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी? किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार की शर्त निर्धारित कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। आर्टिकल 26 के बारे में बात करें तो ये भारतीय नागरिकों के रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज का फ्रीडम के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 26 इट स्टेट्स अबाउट और सेज अबाउट द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, आर्टिकल 15 ये बताता है कि किसी भी राज्य उनके किसी भी नागरिकों को जाति, धर्म, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 19 में भारतीय नागरिकों के कुछ फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के बाद बोला गया है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के फ्रीडम को या फिर भारत के अंदर फ्रीली मूव करने के फ्रीडम के बारे में या फिर ऑक्यूपेशन, ट्रेड और किसी भी बिजनेस के फ्रीडम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद में रखिएगा, पहले आर्टिकल 19 के अंदर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी को 7 राइट्स के लिस्ट में से हटा दिया गया। याद में रखिएगा। अब 6 फंडामेंटल राइट्स है, कौन से हैं? जैसे आर्टिकल 19(1)(a सेज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(b फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में बताता है, आर्टिकल 19(1)(c फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल 19(1)(d फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, आर्टिकल 19(1)(e फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के बारे में और आर्टिकल 19(1)(f फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन,
ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में बताता है। ठीक है, याद में रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट, द वर्चुअल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी काइनेटिक या फिर गनिज बल, या फिर ऑप्शन डी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या फिर दबाव ढाल बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स है। ठीक है, ये एक रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स मतलब एक काल्पनिक फोर्स है। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम करेगा? जैसे देखिए यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रहा है। ठीक है, और मानिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के तरफ इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी लेके अपना मोशन को स्टार्ट किया। तो एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। ओनली दिस कंडीशन में ही काम करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो कोरियोलिस फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये मूव करता है तो इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ कौन सा है? इस डायरेक्शन। बट कोरियोलिस फोर्स के कारण इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कहां पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा और ये कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स बड़ा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है और ये इफेक्ट होता है। यहाँ पर एक मिथ बोल सकते हैं आप, जैसे कि अगर आप एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और सिंक में यहाँ पर पानी गिराते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखेगा इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स तो है बट कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट नेग्लिजिबल होने के कारण यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ग्रेविटी ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण कोरियोलिस फोर्स नेग्लिजिबल है और कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर काम नहीं करता। इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है पानी सिंक के अंदर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है। बट कुछ कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा बट घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक मिथ है, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये पानी का रोटेशन ऐसा होता है, ये नहीं है। एक्चुअली ग्रेविटी यहाँ पर काम करता है ज्यादा, इसलिए यहाँ पर रोटेशन हमारे एक्सपेक्टेड पाथ या फिर एक्चुअल पाथ से नहीं होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर प्लेस्ड इन डैश पैटर्न। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को डैश पैटर्न्स में कौन से पैटर्न्स में रखा गया है? ऑप्शन ए रेडियल ग्रिड, ऑप्शन बी आयताकार ग्रिड, ऑप्शन बी सर्कुलर ग्रिड या फिर ऑप्शन डी स्क्वायर ग्रिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेक्टेंगुलर ग्रिड। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे वाला ऐसे ऐसे दीवार है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ऐसे आपका दीवार है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे ऐसे, तो ये कैसा फॉर्म हो गया? ये ऐसा फॉर्म हो गया, ऐसा ऐसा। तो ये क्या हो गया? ये रेक्टेंगुलर ग्रिड हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टीम वॉन द 2023-2024 संतोष ट्रॉफी, द फाइनल ऑफ व्हिच वाज हेल्ड इन यूपिया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किस टीम ने 2023-2024 संतोष ट्रॉफी को जीती जिसका फाइनल यूपिया अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी सर्विसेज। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। 1941 से इसका स्टार्ट हुआ। 2023-2024 में 76 एडिशन हुआ। अब से 2024-2025 से संतोष ट्रॉफी का नाम चेंज होके फीफा संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। याद में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 2024-25 से संतोष ट्रॉफी का नाम चेंज होकर फीफा संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्विसेज। इस साल सर्विसेज टीम ने संतोष ट्रॉफी जीते हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल का सीएम कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी गवर्नर, सीवी आनंद बोस। गोवा का सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। केरला की सीएम पिनारी विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी फाइंड द ग्लोमेरुलस इन ए ह्यूमन बीइंग? मनुष्य में ग्लोमेरुलस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी हार्ट या फिर ऑप्शन डी वेन्स या फिर नसें। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किडनी।
किडनी के में ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनको अगर एनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि अनफिल्टर्ड ब्लड को फिल्टर करके निकालना। ठीक है, तो ब्लड का फिल्टरिंग का काम करता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन और नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी वोट देने का अधिकार, ऑप्शन सी संघ बनाने का स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन डी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत में 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर विजय केलकर, ऑप्शन बी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन सी एन के सिंह, या फिर ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। तो एफसीआई के बारे में बात करें तो ये 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था। किसने एस्टैब्लिश करा था? किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अंडर आर्टिकल 280। याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इनका मेन पर्पस क्या है? यूनियन और स्टेट के बीच या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, या फिर टैक्स रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशंस कौन देता है? फिनेंस कमीशन देता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस है। फर्स्ट चेयरमैन कौन है? केसी नियोगी। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्टेट का जो फिनेंस कमीशन होता है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है या किसके द्वारा गठन किया जाता है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, फिनेंस कमीशन फॉर ए स्टेट इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय whom? ठीक है, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी इज द करंट चेयरमैन ऑफ द फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर विजय कलकर एफसीआई के 13 चेयरमैन थे, वाई वी रेड्डी 14 चेयरमैन थे और एन के सिंह 15 चेयरमैन ऑफ एफसीआई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन टुडेज, व्हिच स्टेट होल्ड्स इंडियाज लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट ग्राफाइट रिजर्व अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे अधिक ग्राफाइट भंडार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 1851 में स्टैब्लिश हुआ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, याद में रखिएगा। इसका फाउंडर कौन है? थॉमस ओल्ड्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। और करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? असीत शाह। ये करंट के हिसाब से, ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? वो हो जाएंगे असीत शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पूरे भारत का 43% ग्राफाइट रिसोर्सेस स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू, गवर्नर केटी पटनायक, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। मणिपुर का सीएम एन वीरेन सिंह, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य और ऑफिशियल लैंग्वेज मेथी या फिर मणिपुरी। आंध्र प्रदेश का सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर कौन? एस अब्दुल नजीर और ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु। ओडिशा का सीएम हो जाएंगे मोहन चरण मांझी, गवर्नर रघुवर दास और ऑफिशियल लैंग्वेज इज द ओडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।